गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल के बारे में जानने के पहले हम कुछ बात करेंगे आपसे। जैसे कि आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के दौरान आप देखते हैं कि सारे ईंटों को जोड़ जोड़ करके फिर जा करके एक बिल्डिंग बनती है। तो सेम एज इट इज़ हमारा बॉडी जो है उसी तरह से छोटी यूनिट, जैसे वहाँ पे ब्रिक्स का उपयोग किया जा रहा है, उसी अनुसार जो है हमारे बॉडी में सेल का उपयोग किया जाता है। तो सेल जो है वो हमारी बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो कैसे? जैसे सेल से आपका ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, टिश्यू से आपका ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गेन बने, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन से आपके ऑर्गेन सिस्टम बने, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम से आपके ऑर्गेनिजम्स बने, और इस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या कह सकते हो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बात आती है कि क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इसको आप क्लियर करेंगे कि स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है, और फंक्शनल की इसलिए कहते हैं कि ये परफॉर्म करता है वेरियस एक्टिविटी जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन टू मेंटेन देयर लाइफ। तो इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट्स कंपोनेंट परफॉर्म ऑल द बेसिक एक्टिविटी लाइक न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद सेल जो है, सेल की डिस्कवरी किसने किया? तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कब? वाइल एग्जामिनिंग थिन कॉर्क slices under his self primitive microscope, he saw honeycomb like structure in these slices and called them cell. सबसे पहले बार जो है सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, और किसको देखा था? तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था। तो बात आती है कि कॉर्क होता है क्या है? तो कॉर्क जो है आपका एक सब्सटेंस होता है जो कि ऑब्टेन होता है आपके ट्री के बार्क से। तो आप कह सकते हो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज कॉर्क। तो कॉर्क क्या है? कॉर्क इज अ substance that is obtained from the bark of the tree। ठीक है, तो इसमें आप इसको याद रखेंगे। तो और इसमें ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ को देखा था, कि कौन से सब्सटेंस को लिया था, तो आप बोलेंगे कॉर्क। ठीक है, और उन्होंने अपने खुद की सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स उन्हें दिखा, और उस कंपार्टमेंट को, उस स्मॉल कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दिया। इस तरह से डिस्कवरी हुई सेल की। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी सेल। मतलब अब हम सेल की जो डिस्कवरी उसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका रॉबर्ट हुक जो थे, आप पढ़े हो भी कि वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल इन 1665 एंड ही पब्लिश्ड हिज बुक इन अ बुक माइक्रोग्राफिया। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बुक पूछा जा सकता है, तो बुक का नाम क्या आप याद रखेंगे? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उसके बाद आपके एंटन वैन लीeuwenhoek ने फर्स्ट साइंटिस्ट है जो कि डिस्कवर्ड किए थे फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, और किस सन में? इन 1674। और 1678 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, डॉग, रैबिट, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एंटन वैन लीeuwenhoek was the first scientist who discovered free living cell in pond water in 1674, और in 1678 identify the sperm cell of human, dog, rabbit, frog, फिश। ठीक है, उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड किए थे न्यूक्लियस का। कब? इन 1831 में। पुरकिंजी क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। इसको कैसे याद रखेंगे? तो पुरकिंजी, पी फॉर पुरकिंजी एंड पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। मतलब ये टर्म्स जो प्रोटोप्लाज्म को पॉइंट किए थे वो आपके पुरकिंजी थे। उसके बाद है आपका स्कैल्डन एंड स्वान। स्कैल्डन एंड स्वान जो है वो कंपोज किए थे सेल थ्योरी इन 1838 एंड 1839, और इस थ्योरी को एक्सप्लेन कौन किया था? विर्को ने किया था। और ये प्रेजेंट किए थे आइडिया, उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया था कि जो सेल है वो एराइज इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो पहले सेल थे, या कह सकते हो जो पेरेंट सेल है, उनसे न्यू सेल का जो फॉर्मेशन है, इसको स्टेट किया था विर्को ने।
तो ये सारी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को आप कैसे याद करेंगे? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड किए थे सेल को, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को, एंटन वैन लेeuwenhoek फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, पुरकिंजी प्रोटोप्लाज्म, एंड लास्ट वन इज स्कैल्डन एंड स्वान ने जो है वो आपको कंपोज किया था सेल थ्योरी को, और उसको एक्सप्लेन किए थे विर्को ने, और विर्को ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सारी आपकी हिस्ट्री है सेल के बारे में। अब हम सेल को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडी सेल। सेल क्यों इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े? तो सेल जो होता है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर्स होता है, और इसको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। तो सेल को किसके थ्रू पढ़ेंगे? तो सेल कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम स्टडी करेंगे सेल को? तो माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है आपका ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड इन द बायोलॉजिकल लैबोरेटरी टू ऑब्जर्व टाइनी सेल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग हम लोग बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में मिलता है देखने को, जिसमें हम लोग छोटे छोटे सेल को ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर रेंज है वो लगभग 300 to 1500 टाइम्स होता है। और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि सनलाइट इज नेसेसरी टू इल्यूमिनेट एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो सनलाइट है वो बहुत ही ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इसीलिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। और इसमें इसमें किस चीज़ का उपयोग होता है? तो इसमें ग्लास लेंसेज का उपयोग होता है, और इसमें बीम ऑफ लाइट, सनलाइट की बात करेंगे तो आप कहेंगे बीम ऑफ लाइट का यूज़ होता है। इसमें कोई भी इंटरनल वैक्यूम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको लाइट माइक्रोस्कोप को या कह सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ध्यान में रखिएगा। क्या रखेंगे कि इसका उपयोग हम लोग बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए करते हैं। दूसरा, इसका मैग्नीफिकेशन पावर रेंज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 to 1500 टाइम्स। इसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सनलाइट ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसमें किसका उपयोग होता है? ग्लास लेंसेज का उपयोग होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। फिर दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इंस्ट्रूमेंट वाज डेवलप्ड बाय, या कह सकते हो डेवलप्ड बाय हंस रस्के एंड नॉल ऑफ जर्मनी इन 1932। 1932 में जर्मनी के नॉल एंड रस्के के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था। ये बहुत ही लार्ज इंस्ट्रूमेंट है, कह सकते हो इट इज़ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प ऑब्जर्विंग वेरियस इंटरनल पार्ट ऑफ सेल। जैसे कि आपका ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके थ्रू हम सिर्फ एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, और सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सिर्फ हमें सेल दिखता है और न्यूक्लियस दिखता है। लेकिन उस सेल के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम किसके थ्रू देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो सोचिए उसका मैग्नीफिकेशन पावर रेंज क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर रेंज है वो है आपका 1 लाख to 5 लाख टाइम्स। और उसमें हम लोग लेंसेज का उपयोग करते हैं, या इसमें क्या उपयोग करते हैं? इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग करते हैं। उसमें बीम ऑफ लाइट की उपयोग होती है, इसमें किसका उपयोग होता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का उपयोग होता है। उसमें इंटरनल वैक्यूम, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम की ज़रूरत नहीं होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल वॉल्यूम की मतलब ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर फर्स्ट में पढ़ना है। आपको वर्कशीट प्रोवाइड होगा, उस वर्कशीट को आप कंप्लीट कीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। जय नारायण।